Good morning, would-be doctors. How is the Josh? Good. Would-be doctors, this is my 28th lecture of physics crash course. इन सभी लेक्चर्स में मैंने अब तक आपके साथ 30% क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं. जो 26 जुलाई को आपके पास 45 क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से मैंने लगभग आपके साथ 13 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं. लास्ट से लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया था. सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द ऑसिलेशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द कंडीशंस. तो मैंने इसके लिए इसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन और लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी एनर्जी एक्सप्लेन की थी. और साथ में मैंने कुछ छोटे छोटे इन सब के ऊपर आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड ऑन 26 जुलाई मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. So now today I am going to discuss with some examples of simple harmonic motion. First example क्या है आपके पास simple harmonic motion की, that is a simple pendulum. What is this simple pendulum? क्या कहते हैं simple pendulum क्या होता है? It is a heavy point mass suspended by inextensible string whose length is taken from point of suspension to the center of the mass of the bob. And when this simple pendulum is displaced by a small angle from its mean position, it will oscillate simple harmonically. Here is a condition कि when it is displaced by a small angle, when it is displaced by a large angle, in that case it will not be a simple harmonic motion, it is having simply oscillatory motion. When it is displaced by a small angle, it will oscillate simple harmonic motion whose time period is given as t is equal to 2 pi under root of L by G. This is the time period of the simple pendulum. And this is a very important result. And बहुत सारे questions इसी के ऊपर बन जाते हैं. And this result implies that time period of the simple pendulum is depending upon its length and acceleration due to gravity. Length और acceleration due to gravity के ऊपर depend कर रहा है. And it is independent of the mass of the bob of the simple pendulum. It is independent of the mass of the bob of the simple pendulum. यहीं पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. There is a simple pendulum whose bob is hollow and it is filled with a mercury. And it is filled with a mercury. और उस बॉब में हम नीचे एक होल कर देते हैं. The mercury starts leaking. Mercury लीक करनी शुरू कर देती है. कहता है what is the effect on the time period of this simple pendulum. इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखिए मैंने अभी क्या कहा कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बोब. और साथ में मैंने क्या कहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बोब. अब देखिए, अब मरकरी फिल थी, मरकरी नीचे आ गई. एक बार तो दिमाग में ये बात आती है कि इससे क्या होगा, मास ही चेंज होगा. मास चेंज होने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. बट द थिंग इज नॉट, जब मरकरी लीक करेगी तो सिर्फ सिंपल पेंडुलम का मास ही नहीं चेंज करेगा बल्कि लेंथ चेंज करेगी. होगा क्या, जैसे जैसे मरकरी नीचे जाएगी वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड द हैवियर पार्टिकल. तो सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे मरकरी नीचे की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ मास नीचे जाने से लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, जिससे टाइम पीरियड भी क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज करेगा. बट हाफ फील्ड के बाद क्या होगा कि हाफ फील्ड के बाद और अगर मरकरी नीचे जाती है फिर वापस सेंटर ऑफ मास ऊपर आना शुरू हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. और जब मरकरी बिल्कुल, जब बॉब एम्प्टी हो जाएगा, मरकरी सारी लीक कर जाएगी, फिर सेंटर ऑफ मास, जैसे आपके पास एक होलो बॉब है या एक सॉलिड बॉब है, दोनों के सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करते हैं, सेंटर के ऊपर लाई करते हैं. तो उस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वापस अपनी सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर आ जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट इज टाइम पीरियड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, आफ्टर दैट when it is completely empty it becomes same. अगर चॉइसेस में ऐसा दिया हो कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, दैट इज द करेक्ट आंसर.
अगर चॉइस में सिर्फ ऐसा ही दिया हो कि फर्स्ट इंक्रीजेस, वो आंसर करेक्ट है। अगर ये दिया हो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन इट बिकम सेम, दिस इज द बेस्ट आंसर। डिपेंड करेगा अब आपके पास ए बी सी डी चॉइस कैसे दी हुई है। अगर तो सिर्फ चॉइस में यही ऐसे ही एक चॉइस है कि इंक्रीजेस, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास वो करेक्ट आंसर होगा। अगर ये है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो वो बेस्ट आंसर है, वो बेस्ट आंसर होगा, वो चॉइस हम टिक करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि ये दिया हो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन बिकम सेम, तो इट इज आल्सो द बेस्ट आंसर। अगर फर्स्ट इंक्रीजेस दिया हुआ है, एक चॉइस ये दी हुई है, सेकंड चॉइस ये दी हुई है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, थर्ड चॉइस दी हुई है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन इट बिकम सेम, तो दिस इज द ए बी सी में से बेस्ट चॉइस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर सी नहीं है तो बी होगा, अगर बी भी नहीं है तो आपके पास ए चॉइस विल बी द बेस्ट आंसर। क्लियर? नाउ समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 1%, 1% से हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज कर दी, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम? द फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विद द चेंज इन लेंथ क्या होगा? दैट इज इक्वल टू, याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम increases by 1%, then percentage increase in time period of the simple pendulum will be 0.5%। याद रखिए कि जब भी किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज करता है तो इट मीन्स दैट वो स्लो ऑसिलेट करेगा। अगर उसका टाइम पीरियड डिक्रीज करता है तो इट मीन्स दैट आपके पास दैट पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग फास्ट। क्लियर? नाउ द सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds, the simple pendulum whose time period is 2 seconds, that pendulum is called seconds pendulum। उसे हम क्या कहते हैं? seconds pendulum कहते हैं। the pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum, and length of that second pendulum is nearly equal to क्या होती है? 1 मीटर होती है। just remember it। बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, कहता है if the length of the pendulum increases by 1%, then calculate the number of seconds lost or gained in a day। If length of the pendulum increases by 1%, calculate the length of the seconds pendulum increases by 1%, number of seconds lost or gained in a day। देखिए मैंने अभी क्या कहा आपको, अगर लेंथ क्या करगी? इंक्रीज करगी। लेंथ इंक्रीज करगी, टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया तो इट विल ऑसिलेट स्लो ऑसिलेट करेगा, तो इट मीन दैट वो क्या होगा? उसके नंबर ऑफ सेकंड्स क्या करेंगे? लूज करेंगे, नंबर ऑफ सेकंड विल बी लॉस्ट। अगर लेंथ क्या करगी? डिक्रीज करगी, टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, नंबर ऑफ सेकंड्स क्या करेंगे? वो इन ए डे इंक्रीज करेगा। अब हमने एक तो आंसर आ गया कि नंबर ऑफ सेकंड लॉस्ट होंगे या गेन्ड होंगे। लेंथ इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस्ट होंगे कितने? अब पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक टाइम पीरियड में नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे? आपके पास क्या है? दिस इज हाफ डेल्टा एल बाय एल कितना दिया हुआ है? 1% दिया हुआ है, दैट इज मींस 1/100। अब कौन सा पेंडुलम है? दैट इज सेकंड पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है, तो इट मींस दैट 2 सेकंड में इसने कितने नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस किए हैं? 1/100 सेकंड। इन 2 सेकंड इट इज लूजिंग 1/100 सेकंड। इन ए डे पूछा है तो इट इज 86,400, तो ये क्या बन जाएगा? 1/200 into 86,400, दिस विल बी इक्वल टू 432 सेकंड। तो इन्हें नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस्ट in a day will be equal to 432 seconds। very important, this is expected question for 26th July। clear? now it can be asked if length of the pendulum, if temperature where this pendulum is oscillating, temperature of that
सराउंडिंग इज इंक्रीजेज बाय डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। कितने अमाउंट के साथ इंक्रीज कर दिया? डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड अमाउंट के साथ इंक्रीज कर दिया। देन कहता है व्हाट इज द फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो देखिए, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो क्या करेगी, आपके पास लेंथ चेंज कर जाएगी। लेंथ क्या होती है? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द चेंज इन लेंथ किसके बराबर होती है? अल्फा एल इंटू डेल्टा थीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। हो सकता है आपके पास वैल्यूज दी हो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर विद व्हिच दिस बॉब इज सस्पेंडेड दैट इज 0.00 समथिंग दी हो सकती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज गिवन कि आपके पास जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा दिया हुआ है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास जी की चेंज के ऊपर बनते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि इफ इट इज सेड कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय द रूफ ऑफ द लिफ्ट, दिस सिंपल पेंडुलम is suspended by the roof of the lift. If lift is moving upward with an acceleration a, then what is the effect on the time period of the simple pendulum? देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ, तो उस केस में g की वैल्यू क्या बन जाएगी? g प्लस ए हो जाएगी। g की वैल्यू g प्लस ए हो जाएगी तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीज। इफ लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो क्या होगा? आपके पास g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g माइनस ए हो जाएगी। तो टाइम पीरियड क्या करेगा? सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज कर जाएगा। लेफ्ट मूविंग अपवर्ड, तो टाइम पीरियड मूविंग अपवर्ड विद सम एन एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो टाइम पीरियड डिक्रीजेस। तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन याद रखो अगर लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है या लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऊपर या नीचे मूव कर रही है तो उस समय सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन द लिफ्ट शुड मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट इट्स टाइम पीरियड बिकम्स half of its present time period, half of its original time period. कहता है what should be with what acceleration the lift should move in the upward direction so that its time period becomes half of its original value. तो आपके पास ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या है इसका? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी है, तो ये टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए? हाफ रहना चाहिए। कहता है लिफ्ट किस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करेगी? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो टाइम पीरियड रह क्या जाएगा? दैट इज जी प्लस, ऊपर की तरफ जा रही है तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2 पाई एल अपॉन जी प्लस ए। तो हियर 2 पाई कैंसल आउट, एल कैंसल आउट, तो आपके पास 4g क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू g प्लस ए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3g। क्लियर? So it is very, remember, if lift is moving with an acceleration of 3g in upward direction, in that case its time period becomes half of its, इसका time period क्या बन जाएगा? Half बन जाएगा of its original value. Now here question can be asked with what acceleration the lift should move in the downward direction so that its time period becomes double of its original value. तो टाइम पीरियड डबल हो जाना चाहिए। डबल का मतलब दिस इज ट्वाइस, लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये g/4 हो जाएगा, ये आपके पास g माइनस ए आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 ऑफ g। अगर लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.75 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स twice of its original value. Remember, if the length of the
सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर ये क्या है, इफ इट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, then its time period becomes r plus 1 plus r by l into g. This is the time period of a simple pendulum when its length is very large, where that length is comparable to the radius of the earth. What is your r? R is the radius of the earth. If it is of an infinite length, अगर infinite length है, l infinite हो जाएगा, r by infinity 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r by g हो जाएगा। r रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इट बिकम्स 84.6 मिनट के करीब आ जाएगा। और यू कैन से कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, इट कैन बी 84.6 मिनट इसका टाइम पीरियड हो सकता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इफ द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड, आपके पास सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय द रूफ ऑफ द कार, और कार इज टेकिंग ए टर्न along the curved level track with a speed v in a circular track of radius r with speed v, then what will be the new time period of the simple pendulum? जब आपके पास कार टर्न करेगी तो कार के टर्न करने के कारण बॉब के ऊपर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, तो जिसके कारण जी नेट जी क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस v4 बाय r स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड of a simple pendulum when this simple pendulum is suspended by roof of the car and that car is taking a turn along curved level track of radius r with uniform speed v. This is also very important. Now it can be asked to plot the graph between, what is the graph between time period and length of the simple pendulum? Just remember it will be a parabolic in shape. The graph between time period and length of the simple pendulum, it is a simple parabolic shape. Clear? और अगर t square और l में पूछा गया हो ग्राफ, then it will be an inclined straight line. It can be just remember the time period of a compound pendulum. What is this compound pendulum? देखो मैंने simple pendulum में क्या कहा है, it is a heavy point mass suspended by inaccessible string from a rigid spool whose length is taken from the point of suspension to the center of the mass of the board. अगर आपके पास कंपाउंड पेंडुलम है तो आपके पास उस केस में जो हमने मासलेस स्ट्रिंग लिया, दैट इज नॉट ए मासलेस स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज आल्सो हैविंग सम मास, उस स्ट्रिंग का कुछ मास भी होगा। उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम और दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन m g d। क्या होगा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन m g d। व्हाट इज हियर I is the moment of inertia of that body or of that wire or that solid body. What is here d? D is the distance from point of suspension to the center of the mass of the bob. This is also very important here. तो इनको आपने याद रखना है कि this is what is the difference between the time period of simple pendulum and compound pendulum. वो क्या था, 2 pi under root of L by G था, और ये क्या है 2 pi under root of I upon mgd है. What is here I? I is the moment of inertia, m is the mass of that body, g is the acceleration due to gravity, d is the distance from the point of suspension to the center of the mass. Clear? Next आपके पास एग्जांपल है oscillation of a mechanical spring. What is a mechanical spring? When mechanical spring is displaced from its mean position, that mechanical spring, अगर ये आपके पास एक mechanical spring है, उस mechanical spring को हमने क्या किया,
कि अपनी मीन पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसके साथ ये एक मास m अटैच्ड है, तो ये मैकेनिकल स्प्रिंग क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। क्लियर? ये हम जो स्प्रिंग ले रहे हैं, वी आर टेकिंग कंसिडरिंग इट एज ए massless spring. Massless spring है, in case mass of the spring is also given, then its time period will be small m plus capital M by 3 whole divided by k. 2 pi under root of small m plus capital M by 3 whole divided by k, where capital M is the mass of the spring. Clear? वैसे मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हेन अगर ऐसे मैकेनिकल स्प्रिंग्स आपके पास सीरीज में लगे हों, जिनके स्प्रिंग फैक्टर्स क्या हों, K1, K2, K3 डैश डैश Kn हो, तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 by Ks इज इक्वल टू 1 by K1 प्लस 1 by K2 डैश डैश प्लस 1 by Kn होता है। और अगर वो क्या है, पैरेलल में लगे हों, तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर Kp क्या होता है, दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश डैश प्लस Kn। जस्ट रिमेंबर व्हेन नथिंग इज मेंशन, तो आपके पास जो स्प्रिंग लेते हैं, दीज आर टेकन एज ए मासलेस स्प्रिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कहता है स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, 2K, 4K, 8K and so on are connected in series. A mass small m is attached to the lower end of the last spring and the system is allowed to oscillate, and it will oscillate simple harmonically. Then what will be the time period of this system? तो आपके पास क्या है, स्प्रिंग्स दिए हुए हैं, कितने, देयर आर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ स्प्रिंग दिए हुए हैं, उसके एक एंड के साथ क्या है, मास m अटैच्ड है, और ये जो स्प्रिंग दिए हुए हैं, इनके स्प्रिंग फैक्टर क्या दिए हुए हैं, K, 2K, 4K एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इनका इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा, 1 by K प्लस 1 by 2K प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी। दिस इज 1 by K, बाहर आ जाएगा 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इसका सम क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r, a क्या फर्स्ट टर्म दैट इज 1, r क्या कॉमन रेशियो 1 by 2, so this is becomes 2 by k. So effective spring factor on series combination क्या आ जाएगा, that is equal to k by 2, और तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा आपके पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2m बाई k बन जाएगा। क्लियर? अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में दिए होते तो क्या करना था हमने, k प्लस 2k प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी, k बाहर आ जाना था, 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, दैट बिकम्स आल्सो इनफाइनाइट जीपी सीरीज। उसका सम भी आपके पास आप कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आपके पास एक अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग अगर हम एक टनल ड्रॉ कर लें, अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग टनल ड्रॉ कर लें, और उस टनल में अगर आप कोई एक बॉडी ड्रॉप करें, तो दैट बॉडी विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक हमने टनल ड्रॉ किया है, उस टनल में हमने एक ऑब्जेक्ट फेंक दी, दैट ऑब्जेक्ट विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उसका जो टाइम पीरियड होना है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई g। क्या होना है उसका टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई g। व्हाट इज हियर r? r is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity, or this result can also be written as r by g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 by 3 pi r rho into कैपिटल।
This capital R will be cancelled with this capital R. This becomes 2 pi under root of 3 upon 4 pi rho g. This is the time period of a stone which is dropped along a tunnel which is drawn along the diameter of the earth. अगर यही टनल अगर हम अर्थ के किसी कोड की तरफ भी ये टनल ड्रॉ करें, इन दैट केस दिस विल आल्सो ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उसका भी टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई वी शेप यू शेप ट्यूब है, दिस इज ए यू शेप ट्यूब, और इस यू शेप ट्यूब में अगर आप कोई लिक्विड फिल कर देते हो, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल कर देते हो, कितनी लेंथ तक फिल कर देते हो, इट इज फिल्ड अप टू ए लेंथ एल लेंथ तक, और ये वाला पोर्शन जो है इसका नेग्लिजिबल है, इसमें जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो उस केस में अगर लिक्विड को आप एक तरफ से कंप्रेस करोगे तो दिस लिक्विड विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। इस टाइम पीरियड विल आल्सो बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ वन लिम्ब। क्लियर? अगर यही यू शेप की बजाय वी शेप ट्यूब हो ऐसे, और ये आपके पास एंगल जो है क्या हो फाई हो, तो उस केस में इस टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी कॉस फाई बन जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक को क्या, उस ब्लॉक का मास कितना है m है, उसकी हाइट कितनी है h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उस ब्लॉक का a है, उस ब्लॉक को किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर रखते हो और आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हो, तो दैट ब्लॉक विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उसका जो टाइम पीरियड होगा व्हाट विल द टाइम पीरियड of that block, that is 2 pi under root of m upon a rho g. What is here m? M is the mass of the block, a is the area of cross section of that block, rho is its density, g is the acceleration due to gravity. Or it can be written as a h sigma a rho g. Here a will be cancelled with a. This can also be written as 2 pi under root of h sigma upon rho g, where here h is the height of the block, sigma is the density of that block, rho is the density of the liquid, and g is the acceleration due to gravity. Clear? एक आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, there is a cylinder, in that cylinder a piston is fitted, पिस्टन फिटेड है और उसमें गैस इंक्लोज्ड है। उस सिलेंडर की जो आपके पास वॉल्स हैं वो क्या हैं, कंडक्टिंग है। अगर आप उस पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस करोगे तो वो पिस्टन क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, और जो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दैट पिस्टन, mv upon p a square, mv upon p a square. What is your m? M is the mass of that piston, v is the volume of that gas enclosed in that cylinder under the pressure p, a is the area of cross section of that piston. अगर इसी सिलेंडर की वॉल्स क्या हैं, इंसुलेटेड हैं, तो उस केस में इसका जो टाइम पीरियड बन जाएगा mv अपॉन गामा p a स्क्वायर बन जाएगा। रीजन बीइंग, पहले जब हमने इसे कंप्रेस किया तो जो प्रोसेस था वो आइसोथर्मल था, लेकिन वॉल्स अगर इंसुलेटिंग है तो उस केस में प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई mv अपॉन अंडर रूट ऑफ गामा p a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो guys, just remember what is your gamma? Gamma is the adiabatic constant. Clear? Now similarly अगर आपके पास एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर आप स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर
स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रख देते हो, दैट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के क्यू ई अपॉन एम आर, सॉरी दिस विल बी एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई होगा. दिस इज द टाइम पीरियड when an electron is placed on the axis of a charged circular ring which is having the charge q at a very small distance. What is your m? M is the mass of the electron, r is the radius of that circular ring, k is here 1 upon 4 pi epsilon naught. Clear? और क्या आपके पास अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको अपनी पोजीशन से स्मॉल एंगल थीटा के साथ आप डिस्प्लेस कराते हो, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी होगा. व्हाट इज हियर आई? I is the moment of inertia of that electric dipole, P is the electric dipole moment, कैपिटल E क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. क्लियर? बच्चों जो ऑसिलेटरी मोशन है, जस्ट रिमेंबर ऑसिलेटरी मोशन वी हैव डिवाइडेड इन 3 और 4 पार्ट्स. एक आपके पास फ्री ऑसिलेशन होती हैं, एक फोर्स ऑसिलेशन होती हैं, एक डैम्प्ड, सॉरी फर्स्ट जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं, सेकंड फर्स्ट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं, और आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन होती हैं, फ्री ऑसिलेशन होती हैं. व्हाट इज द अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं? वो ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन remains constant. उन oscillations को हम क्या कहते हैं? Those are known as undamped oscillations. और उन undamped oscillation में force is directly proportional to minus of displacement होती है. जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और उस केस में हम सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस को क्या कहेंगे कि दीज आर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. अगर आपके पास मैकेनिकल स्प्रिंग है, मैकेनिकल स्प्रिंग का मास जो है विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स के साथ ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या कहलाएंगी? दीज आर नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. अगर आपके पास सपोज कर लो यही मैकेनिकल स्प्रिंग किसी लिक्विड में पड़ा हुआ है, वो लिक्विड एक उसके ऊपर विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उस विस्कस ड्रैगिंग फोर्स के कारण इसकी ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो जिसके कारण इसकी ऑसिलेशंस क्या होती हैं? डैम्प्ड हो जाती हैं. इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो उस केस में आपके पास जो पहले तो क्या थी, सिर्फ फोर्स क्या थी? माइनस रिस्टोरिंग फोर्स थी. अब आपके पास एक, अगर आपके पास स्पेशल केस है, डैम्पिंग फोर्स किसी भी तरह की हो सकती है. Here I am taking the damping force is BV. B is here constant. V is the velocity with which it is moving. That mass is moving in that liquid. ये स्पेशल केस है कि जब वो मास जो है मैकेनिकल स्प्रिंग का मास किसी लिक्विड में आपके साथ ऑसिलेट कर रहा है. क्लियर? तो उस केस में आपके पास फोर्स क्या होनी है? माइनस के वाई माइनस बीवी. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट डैम्प्ड ऑसिलेशन. और इसे हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर बाय एम इंटू डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई प्लस बी इंटू डी वाई बाय डी टी. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन. और जो इसका आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी y is equal to RD. RD is the amplitude of damped oscillations sin omega d t
plus phi, where omega d is the frequency of the damped oscillations. This here RD जो होता है here that is equal to R naught e raised power minus bt by 2m होता है. What is here RD? That is R naught e raised power minus bt by 2m, where b is the damping factor or m is the mass of that block, and this result implies that कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता है, आपके पास एक्सपोनेंशियली डिके करता है. इन दिस वे इट इज डिके. क्लियर? और एक क्या होती है, फोर्स्ड ऑसिलेशन होती हैं, जो आपके पास ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं. अगर हमने इनको अनडैम्प्ड बनाना है, इनके ऊपर एक हम पीरियोडिकली एक फोर्स अप्लाई करते हैं. उस फोर्स के साथ ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हो जाती हैं, अनडैम्प्ड हो जाती हैं. दैट फोर्स वी अप्लाई, दैट इज सपोज F इज इक्वल टू F नॉट साइन ओमेगा टी. सो दोज ऑसिलेशंस व्हेन आपके पास एक्सटर्नल फोर्स के साथ डैम्प्ड ऑसिलेशंस को हम अनडैम्प्ड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन. अगर सपोज कर लो हमने एक्सटर्नल एजेंसी के साथ क्या किया, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डैम्प कर दिया, और एक्सटर्नल एजेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है. तो उस समय अगर बॉडी जब उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जब ऑसिलेट करती है, दोज वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज रेजोनेंट वाइब्रेशन. मींस in the resonant vibrations the frequency of the external agent is equal to the natural frequency of the body होती है. और resonant vibrations के ऊपर बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बड़ा लार्ज एम्पलीट्यूड होता है. जैसे आपको इसकी रेजोनेंट वाइब्रेशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. जैसे हम कहते हैं कि जब आपके पास आपके घर के बाहर कोई व्हीकल जा रहा है, उस व्हीकल में म्यूजिक चल रहा होता है, बड़ी तेज साउंड में म्यूजिक चल रहा होता है. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपके पास आपके घर की जो ग्लास विंडोज हैं वो वाइब्रेट करनी शुरू कर देती हैं. रीजन इसका ये है, क्यों वाइब्रेट करनी शुरू कर देती हैं, कि उस समय आपके पास व्हीकल का जो म्यूजिक सिस्टम का म्यूजिक की साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके विंडोज की जो फ्रीक्वेंसी है, ग्लास प्लेन्स की फ्रीक्वेंसी हैं, वो क्या कर जाती, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैं, वो आपस में क्या कर जाती है, मैच कर जाती हैं. मैच करने के साथ क्या है, वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं. क्लियर? तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ द रेजोनेंट वाइब्रेशन. सो वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक्स चैप्टर. सो आई हैव डिस्कस्ड almost some important questions of this simple harmonic motions, expected question for 26 July. And now in the next lecture I will discuss the last 20 years questions which were asked on this simple harmonic motions in NEET, in AIPMT and CBSE PMT. So would be doctors, all these classes are dedicated to this nation and corona warriors of these nations and PM Care Fund. Would be doctors, जैसा पता है मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने ये क्लासेस सिर्फ आपके पास ये कोविड-19 के कारण मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं, और इस मुश्किल समय में आपका मोराल अप करने के लिए मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं, ताकि आपको ये कभी ना महसूस होए कि हमारे पास लॉकडाउन और ये कोविड-19 के कारण जो ये सब कुछ हुआ है हमें इसका कोई नुकसान ना हो. ये सोचकर मैंने ये सभी क्लासेस शुरू की हैं. तो इन और साथ में मैंने इन क्लासेस में मैंने आपको कहा कि हम परमपिता परमेश्वर के साथ भी टाइम टू टाइम समय समय पर
हम उसे प्रे करते रहेंगे कि हमारा ये मुश्किल समय बड़े आसानी से निकल जाए, और इस विश्व के ऊपर जो आपके पास एक मुश्किल वाला समय हुआ, अशांति का माहौल आया हुआ है, और यहाँ पे पूरी तरह से शांति हो जाए। तो वुड बी डॉक्टर्स, इसके लिए हम एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।